यस बच्चों, आज हम रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर कर रहे हैं 8। अब तक लेक्चर 7 हमारे कंप्लीट हो गए। आज हम लेक्चर 8 कर रहे हैं। लेक्चर 8 में पहले इजी वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन। देखो बच्चों, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है हमारे पास एक बॉडी होती है। ये बॉडी है कंप्लीट। ये बॉडी का जो है बच्चों एक्सिस है। ठीक, इस बॉडी का जो मास है वो कैपिटल एम है। ठीक है, इस बॉडी के मास को मैं एक पॉइंट मास लिख रहा हूँ। इस पूरी बॉडी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक पॉइंट मास, और ये मैंने मान लिया एक्सिस। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ नंबर ऑफ मास पार्टिकल्स होंगे बच्चों, ऐसे। ठीक है, m1 m2 m3 सभी का टोटल मास जो है वो कितना है, कैपिटल। हर एक का डिस्टेंस अलग अलग होगा, r1 r2 r3 एक्सिस से। हर एक का डिस्टेंस जो है एक्सिस से वो डिफरेंट होगा। अब हमने क्या कर लिया, पूरे सारे सारे मास पार्टिकल को मैंने नाम दे दिया कैपिटल एम, एक मास, और सभी का डिस्टेंस एक एक्सिस से एक ही डिस्टेंस मान लिया। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू के एम स्क्र एम के स्क्र, ये आएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I अपॉन एम का अंडरूट, ये आ जाएगी k की वैल्यू बच्चों। ठीक, I जो होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन बॉडी, जो गिवन बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I वो होता है। क्लियर? तो दिस इज k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ gyration of a body about an axis is the effective distance from axis where the whole mass can be assumed to be concentrated, so that the moment of inertia remain same। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन सेम। कहता रेडियस ऑफ जायरेशन वो डिस्टेंस होता है जिसमें पूरी बॉडी को, जो ये डिस्टेंसेस हैं उनको एक डिस्टेंस मान लेंगे, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन सेम। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, इसको हम नाम देते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। क्लियर? तो इसमें करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन पता करने का तरीका क्या है, k इज इक्वल टू, अगर आप पता करना चाहते हो बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और पूरे बॉडी के मास को उसके साथ डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक, करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, ये रिंग है। ये रिंग का जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है। ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। फाइंड वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू निकालो इसकी। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन पूरी बॉडी का मास। पूरी बॉडी का मास कितना दिया हुआ है, m। बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस mr स्क्वायर। m से m कट गया तो ये आ गया r। k इज इक्वल टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, यस बच्चों,
क्लियर है? यहाँ तक आपको पता लग गया। और एक बात और, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस है बच्चे, आप अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हो तो पूरी बॉडी का मास इनटू जो रेडियस ऑफ जायरेशन पता किया है, कितना निकाला रेडियस ऑफ जायरेशन r, उसका स्क्वायर कर दो तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। दिस इज द सिग्निफिकेंस। लाइक और करते हैं, ये बॉडी है, ये इसका एक्सिस है, होलो स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें 2/3 mr² गिवन है। फाइंड इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या होता है फॉर्मूला? k इज इक्वल टू रूट आई अपॉन एम। आई कितना है? 2/3 mr² बाय m से m डिवाइड हो गया, कितना गया? √3/m इंटू आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या? बेनिफिट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बॉडी का मास इनटू जो रेडियस ऑफ जायरेशन निकाला है उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। ये सिग्निफिकेंस। ठीक, और करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, इसका कैलकुलेट करके देखना। रेडियस ऑफ जायरेशन, एक ये सॉलिड स्फीयर है बच्चों, this is the solid sphere, this is the axis, find radius of gyration यानी k। I कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। सोल्यूशन k पता करना है। k की वैल्यू कितनी होती है? I अपॉन m। I कितना है? 2/5 mr² अपॉन m से m कट गया तो ये कितना आ गया? √2/5 इंटू r। This is the value of radius of gyration। एक और कर दो, ये एक ऐसे बच्चों रिंग है, रिंग में ना ये रॉड्स है, एक रॉड, ये दूसरी रॉड रिंग के अंदर, और ये तीसरी रॉड रिंग के अंदर। ये 3 रॉड्स हैं, इनका मास m m m है, ये रॉड्स हैं। ठीक है, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन के। सोल्यूशन बच्चों, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन हमने कैलकुलेट करना है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट बताना है। ये एक्सिस है, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। रिंग के ये परपेंडिकुलर एक्सिस प्लेन के है, तो रिंग के अकॉर्डिंग तो mr² आ गया। इस रॉड का क्या हो जाएगा? रिंग का भी मास m था, इस रॉड का क्या हो जाएगा? ये रॉड के एंड एक्सिस पे है, तो क्या होता है एंड एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/3। ये भी एक रॉड है, इसके भी एंड पे mr²/3, इसके भी एक्सिस पर mr²/3, तो कितना? 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मेरा 2 mr²। अब मुझे रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, k इज इक्वल टू रूट आई अपॉन एम। आई कितना है? 2 mr² अपॉन m, m से m कट गया, √2r। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर रेडियस ऑफ जायरेशन। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट। इसके अंदर जो मास होगा बच्चे m m m m 4m मास होगा, एक m से एक m कट गया, 2 से 2 कट गया, तो k कितना आ गया? r/√2। दिस इज योर आंसर। राइट बच्चों, ये एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्क। अब हमारा नया टॉपिक है, टॉर्क को स्टडी करेंगे। टॉर्क क्या है? टॉर्क क्या है बच्चे? एक्चुअल में रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जैसे कि आपको पता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है,
सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है। अगर बॉडी को चलाना है तो फोर्स, घुमाना है तो टॉर्क। यानी ये ट्रांसलेशनल मोशनल में होगा और ये रोटेशनल मोशन में होगा। अगर कोई बॉडी घूमने लग जाए तो उसके इफेक्ट को टॉर्क बोलेंगे, अगर कोई बॉडी चल रही है तो हमारे पास हम फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, अब टॉर्क के अंदर क्या होता है, मान लो एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है पॉइंट मास, ये मैंने एक एक्सिस मान लिया बच्चों, एक्स एक्सिस, ये मैंने मान लिया वाई एक्सिस। अब मैंने टॉर्क पता करनी है इस ओरिजिन के अबाउट, जिसके अबाउट टॉर्क पता करनी है उसको एक पॉइंट नाम दे दो, ये रहा। किसकी वजह से इस ओरिजिन के अबाउट मैंने टॉर्क कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट मास की वजह से, इस पॉइंट मास पर जो फोर्स लग रही है वो एफ इस डायरेक्शन में लग रही है, तो मुझे टॉर्क बताना है क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट। अगर ये चलेगा तो इस एक्सिस के अबाउट ये टर्निंग इफेक्ट शो करेगा। उस टर्निंग इफेक्ट को अगर बच्चों हमने देखना है, सबसे पहली कंडीशन टॉर्क पता करने की क्या है, जहां से हमने टॉर्क पता करनी है, इस एक्सिस के अबाउट पता करनी है, इसके अबाउट टॉर्क पता करनी है, वहां पर खड़े रह कर के जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां तक एक एरो छोड़ो, स्पाइडरमैन की तरह एक एरो छोड़ दिया, इस डिस्टेंस को आर बोलते हैं। क्लियर? अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये एंगल मेरे पास एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो ये एंगल भी एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एफ कॉस थीटा और एक हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है आर बच्चों, टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा आर इनटू इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी है, एफ साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड टॉर्क। इसको आर क्रॉस एफ भी बोल देते हैं वेक्टर फॉर्म में, ये टॉर्क होता है। टॉर्क के अंदर कहने का मतलब पार्टिकल को घुमाने के लिए इसकी परपेंडिकुलर फोर्स, एक्सिस के डिस्टेंस से जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इसको घुमाने के लिए, इसके टर्निंग इफेक्ट के लिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला अब हमने कर लिया आर एफ साइन थीटा। कहने का मतलब अगर ये एक्सिस है और ये आर डिस्टेंस है, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा ऐसे तो एंगल कितना बन गया बच्चों, थीटा बन गया 90। तो टॉर्क क्या हो जाएगी, आर एफ साइन 90 कितना होता है 1, तो आर एफ इसको बोलेंगे मैक्सिमम टॉर्क। अगर बच्चों मैं बोलूं ये पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट है मेरे पास, ये मेरे पास पॉइंट मास है, इस पर फोर्स लगा रहा हूं मैं इधर, इधर को ऐसे इसके एक्सिस के अलोंग लगा रहा हूँ फोर्स, यानी ये आर है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, तो थीटा कितना बन गया 0, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो टॉर्क क्या आ जाएगी 0। टॉर्क अगर उसी एक्सिस पर फोर्स लगे तो उसकी वजह से टॉर्क 0 होगी। ये पॉइंट ये है, ये एक्सिस से पॉइंट मास है, फोर्स लग रही है ऐसे, आर डिस्टेंस है ऐसे, आर डिस्टेंस ऐसे है, फोर्स इधर को, थीटा बन गया 180, साइन 180 भी 0 होता है, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगी 0। यानी मैक्सिमम टॉर्क कब लगती है, जब फोर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम टॉर्क जो होती है वो आर इंटू एफ होती है इसकी वैल्यू। इसको मैं रब कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की जो डायरेक्शन है बच्चों वो कैसे होगी। यस, टॉर्क की हमने डायरेक्शन बतानी है। टॉर्क की डायरेक्शन बताने के लिए जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करूं, ये जर्नल बात करते हैं, ये पॉइंट मास है, ये एंगल थीटा, अगर मैं इसको छोड़ूं पॉइंट मास को ऐसे, तो ये किधर को जाएगा, नीचे को जाएगा, तो इसका टर्निंग इफेक्ट किधर को है बच्चे, नीचे को है ना, टर्निंग इफेक्ट इधर को है, तो दिस इज कॉल्ड टॉर्क। अब ये तो टॉर्क आपको वैसे ही पता चल गई ये कैसे है, किधर को लग रही है, ऐसे इधर को जाएगा ना ये, तो टर्निंग इफेक्ट इस डायरेक्शन में होगा, तो टॉर्क इधर को होगी।
अगर हमने इसकी डायरेक्शन साइंस की लैंग्वेज में बतानी है तो सिंपल आपको पता चल गया भी कि इधर को जाएगा तो टॉर्क ऐसे लगेगी। अगर मैंने इसको यहाँ पर पढ़ा है, इसको मैं छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली इधर को जाएगा, तो इसका टर्निंग इफेक्ट इधर को होगा, टॉर्क की आपको डायरेक्शन पता लगी। लेकिन अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में टॉर्क की वैल्यू डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपने देखना है कि इस बॉडी पर फोर्स किधर को लग रही है, mg किधर को लग रही है, नीचे। तो आपने क्या करना है, एक्सिस, ये एक्सिस है, इसके अबाउट घूमना है, इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को रखें और इसको आगे को प्रोड्यूस करें। कर दिया, इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को रखें, फिंगर को इस डायरेक्शन में रखने के बाद इसको घुमाना, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं, इसके अंदर आप देख लो कैसे आपने इसको घुमाना है। इसके अंदर देखो बच्चों आपने कैसे घुमाना है इसको। इसकी बात करें, जैसे कि आपने, ये है हमारे पास आर, आर की डायरेक्शन में फिंगर को रखा है ना, आर की डायरेक्शन में फिंगर को रखा और एम जी की डायरेक्शन में घुमाना है। एम जी नीचे को है तो टर्निंग इफेक्ट इधर को हुआ इसका, ऑब्वियसली। इस आर की डायरेक्शन में फिंगर को आपने रखा, आर की डायरेक्शन में फिंगर को आपने रखा और किस डायरेक्शन में घुमा दिया, इस डायरेक्शन में, एम जी की डायरेक्शन में घुमा देना। तो दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। क्लियर? जैसे इसमें करके देखते हैं, इसमें ये आर है, एक्सिस से ये है, इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर देना है, कर दिया आगे प्रोड्यूस। और वेट किधर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, आपने फिंगर को इसकी डायरेक्शन में रखना है, रख दो और एमजी की डायरेक्शन में घुमा दो। फिंगर को इसकी डायरेक्शन में इधर को घुमाएंगे, एमजी इधर को जा रही है तो इस तरफ घुमा देंगे तो टर्निंग इफेक्ट इस तरफ हो जाएगा। क्लियर? यस बच्चों। अब ये जो टॉर्क होगी ये कौन सी डायरेक्शन वाली टॉर्क है, ये क्लॉकवाइज, और ये कौन सी डायरेक्शन वाली है, एंटी क्लॉकवाइज। और करके देखते हैं क्वेश्चंस इसके। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बॉडी रखी है, ये रॉड रखी है मैंने यहाँ पर, ठीक। मैंने यहाँ पर एक रॉड रखी है और यहाँ पर मैंने एक कील से इसको धंस दिया, ठीक। अब क्या है, ये मेरे पास रॉड है, ठीक। इस रॉड का जो वेट है एम जी, वो किधर लगेगा, नीचे लगेगा, ठीक। अब ये जो रॉड है बच्चों, इस पर आपने रॉड पर फोर्स, टॉर्क बतानी है। इस पर फोर्सेस जो लग रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, एक इसका वेट लग रहा है और एक इस पर यहाँ नॉर्मल लग रहा है ऊपर को। तीन फोर्सेस की वजह से आपने टॉर्क बतानी है, एक mg की वजह से भी टॉर्क होगा, f की वजह से भी टॉर्क होगा और नॉर्मल की वजह से भी टॉर्क होगा। तो तीनों की वजह से आपने टॉर्क की वैल्यूज बतानी है, कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले कौन सा करें, mg की वजह से टॉर्क देखें, टॉर्क ड्यू टू, टॉर्क ड्यू टू mg, mg की वजह से टॉर्क। बच्चों अगर mg की वजह से टॉर्क देखना है तो देखो हम कैसे देखेंगे mg की वजह से टॉर्क। ये बॉडी है मेरे पास, रॉड है, ठीक है। इसका वेट किधर को लग रहा है, बॉडी का वेट mg नीचे को लग रहा है और ये r है बच्चों हमारे पास। आपने r की डायरेक्शन में फिंगर को रखा और mg की डायरेक्शन में घुमाया तो ये कौन सी टॉर्क आ गई, क्लॉकवाइज। फ्रिक्शन की वजह से बताओ, ये देखो फ्रिक्शन की वजह से बताना है तो ये मेरे पास F थी, ये R है एक्सिस से, ये R है, F किधर को लग रही है, इस तरफ। मैंने आपको क्या कहा हुआ था, इसको थोड़ा सा नीचे को प्रोड्यूस करना है, कर दिया। अब इससे इस डायरेक्शन में घुमाओगे, R से F की डायरेक्शन में घुमा दो तो वो टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली नॉर्मल की वजह से बताना है, ये रॉड है,
ये मेरे पास नॉर्मल लग रहा है ऊपर को, ये बच्चे है आर इस डायरेक्शन में घुमाओगे, आर से एन की डायरेक्शन में घुमाना, बस आपको पता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? आपको कोई पीछे को भी घुमा कर देख सकते हैं, स्मॉलर एंगल देखना है दोनों तरफ, किसमें से स्मॉल होगा उस तरफ घुमाना। क्लियर? तो टोटल टॉर्क कितनी होगी, अगर मैं टोटल टॉर्क बताऊं, सेम डायरेक्शन वाले प्लस कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला माइनस कर दो, ठीक है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज दो हैं तो इनको दो को प्लस मान लो, यानी टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, माइनस टॉर्क ड्यू टू वेट। यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज वाली आपने प्लस मान ली तो क्लॉकवाइज वाली टॉर्क को क्या मान लोगे, माइनस मान लोगे। अगर क्लॉकवाइज वाली को प्लस मान ली तो एंटी क्लॉकवाइज को आप माइनस कंसीडर कर लोगे। ओके, होप आपको टॉर्क की डायरेक्शन और वैल्यू कैलकुलेट करनी आई। अब क्वेश्चन करते हैं एक दो हम ट्राई इसके साथ का, जिसमें टॉर्क कैलकुलेट करनी सीखेंगे। बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर क्वेश्चन है, यहां पर मैंने इस एंगल पर F1 लगाई 10 न्यूटन, F2 लगाई 5 न्यूटन, F3 लगाई 10 न्यूटन, F4 लगाई ऐसे इस पॉइंट पर 20 न्यूटन, ये 10 मीटर डिस्टेंस पे। नेट टॉर्क कैलकुलेट करनी है आपने, कितनी होगी। अगर हमने इसकी नेट टॉर्क कैलकुलेट करनी है तो सॉल्यूशन करते हैं। हाँ हाँ जी, कर देता हूँ बस थोड़ी, अच्छा वो करना है, 10 मिनट रुक जा, मेरी क्लास खत्म हो रही है। नेट टॉर्क, नेट टॉर्क बच्चों किस किस की वजह से होगी, टॉर्क ड्यू टू F1, टॉर्क ड्यू टू F2, टॉर्क ड्यू टू F3, टॉर्क ड्यू टू F4, सभी फोर्सेस की वजह से टॉर्क। अब सबसे पहले तो बच्चों टॉर्क ड्यू टू F1 बताओ मुझे, टॉर्क 1 कितनी होगी, टॉर्क 1 कितनी होगी बच्चों। टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, आर एफ साइन थीटा। जा आप ये कह सकते थे, अगर आपको याद हो बच्चों, ये एक्सिस वाला डिस्टेंस था, ये जो फोर्स थी एफ साइन थीटा थी, यानी कहने का मतलब टॉर्क के लिए आर फोर्स जो होती है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, या फिर इसका शॉर्टकट है ये, या फिर आर परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स पर, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। टॉर्क के लिए आर पर फोर्स परपेंडिकुलर होनी चाहिए, डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर फोर्स होनी चाहिए, ये दोनों में से एक फॉर्मूला लगाना। अब देखो टॉर्क टाउ1, अब ये डिस्टेंस मुझे जो गिवन है ये 5 मीटर है, तो मैं निकाल रहा हूँ ये डिस्टेंस मुझे 5 मीटर दिया हुआ है, आर तो दिया हुआ है 5। अब मुझे कौन सी चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स, आर के परपेंडिकुलर फोर्स, ये तो आर दिया हुआ है। अब इसके परपेंडिकुलर वाली फोर्स, इसके परपेंडिकुलर वाली फोर्स कौन सी होगी, अब फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, 10 cos 37, 10 cos 37 होता है 4/5, तो ये बन गया 8। ये परपेंडिकुलर वाली तो नहीं है, परपेंडिकुलर वाली कौन सी होगी, ये वाली 10 sin 37, 10 3/5, तो ये कितना आ गया 6, तो 5 into 6 ये आ गया 30, यानी कहने का मतलब 30 आ गया। अब डायरेक्शन कौन सी होगी, ये आर है बच्चों,
आर से इस डायरेक्शन में घुमा दिया हमने फोर्स की डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी? ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह टॉर्क 2 कैलकुलेट करो। 2 कितनी होगी? डिस्टेंस कितना है 5, और ये तो फोर्स परपेंडिकुलर ही है सीधा 25। डायरेक्शन क्या होगी? इसको थोड़ा सा आगे को प्रोड्यूस कर लिया करो। अब देखो किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज। इसी तरह बच्चों मुझे इसके बाद बताओ, इसी तरह मुझे बताओ F3 के लिए टॉर्क। हाँ जी, डिस्टेंस कितना है 5। अब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है। जब फोर्स एक्सिस की जिस डायरेक्शन में एक्सिस डिस्टेंस है उसी डायरेक्शन में फोर्स उसी के अलोंग हो, तो हमारे पास टॉर्क क्या होती है? हमेशा 0। आपको याद होगा 180 पे और थीटा 0 पे टॉर्क 0 होती है। अब इसमें बता दो टॉर्क कितनी होगी, इसके अंदर टॉर्क कितनी होगी? ये एंगल दिया हुआ है 143। तो बच्चों इसके लिए मुझे क्या करना है, ये एंगल मैंने मान लिया 37, ये 143 है तो ये 37 होगा। तो ये हो जाएगा 20 cos 37 और ये हो जाएगा 20 sin 37। 20 sin 37 3/5, तो ये आ गया 6। ये 10 into 6, ये आ गया 60। एक्सिस से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज सेंस। क्लियर? तो नेट टॉर्क कितनी हो जाएगी? 30 प्लस ऑपोजिट डायरेक्शन वाली 25 प्लस 60, तो ये कितना आ गया? 90 माइनस 25, तो ये आ गया हमारा टोटल टॉर्क कितनी आई? ये मेरे पास टॉर्क की वैल्यू 4 वाली आई है। 6 ही आई है ये हमारे पास। 4 वाली टॉर्क कितनी आई है? 4 वाली टॉर्क की वैल्यू आई है 10 sin 37। 10 है या 20? ये 20 था, ठीक है 20 था। 10 की 20 sin 37 इंटू 10। साइन 37 हो गया 3/5। ओहो 3/5, तो ये बच्चे आएगा 4, ये आएगा 12 12 12 आएगा, तो ये 12, तो ये आएगा 120। ये मिस्टेक कर दी थी, ये आएगा 120। तो ये आ गया 120 प्लस 50, 150 माइनस 25, 125 एंटी क्लॉकवाइज जो बड़ी है। टोटल एंटी क्लॉकवाइज वाली बड़ी थी, क्लॉकवाइज वाली छोटी थी, तो एंड रिजल्ट एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। ओके बच्चों, ओके एक और क्वेश्चन करते हैं इसके साथ का। एक मिनट बच्चों। एक मिनट बच्चों, बस करते हैं स्टार्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं स्टार्ट टॉर्क का ही। तो ये क्वेश्चन करो बच्चों, ये बॉडी है ऐसी, इस बॉडी का ये पॉइंट है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये एक डिस्टेंस माना हुआ है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो फोर्स लगाई है वो लगाई है 30 न्यूटन, कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर। और यहाँ पर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है 10 न्यूटन। और ये जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर फोर्स लगाई है मैंने 20 न्यूटन 45 डिग्री के एंगल पर।
फाइंड नेट टॉर्क एट सी पॉइंट पर नेट टॉर्क बतानी है कितनी होगी। तो बच्चों सी पॉइंट पर अगर नेट टॉर्क बतानी है तो इसके लिए सबसे पहले तो सी पॉइंट पर 10 की वजह से फोर्स कितनी होगी। ये देखो यही एक्सिस है और इसी डायरेक्शन में फोर्स, तो 0। सी पर फोर्स 30 की वजह से कितनी होगी, 30 इधर को लग रही है 30। अब इस 30 के दो कंपोनेंट 30 cos 60 और एक परपेंडिकुलर हो गया 30 sin 60। 30 sin 60 होता है √3/2, तो ये बन गया 15√3, तो ये आ जाएगा 5 × 15√3। यस बच्चों 5 × 15√3। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अब 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो 0.5, इसको लिख लो 0.5, ये आ गई। और इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी, ये आर है और ये एंगल है इस डायरेक्शन में, ये हो गया क्लॉकवाइज। और 20 न्यूटन की वजह से कितनी होगी, 20 न्यूटन की वजह से कितनी होगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है बच्चों 20 न्यूटन, आर इस डायरेक्शन में है। हम ऐसे घुमाएंगे डायरेक्शन तो हो जाएगी इसकी क्लॉकवाइज, नो डाउट। आर कितना है 10 को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 0.10 बन जाएगा। और मुझे इसके परपेंडिकुलर चाहिए, ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये फोर्स इधर को लग रही है। अगर मैंने इसके परपेंडिकुलर देखना है, एक तो ये हो जाएगा 20 cos 45 और एक हो जाएगी ये वाली फोर्स 20 sin 45। कौन सी लेंगे परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर तो यही होगी, है ना। तो ये आ गया 1/20/√2, ये आ जाएगी दूसरी। अब नेट टॉर्क कितनी हो जाएगी, तीनों फोर्सेस की वजह से अगर हमने नेट टॉर्क लिखनी है तो इस ये दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 0.05, क्योंकि सेम डायरेक्शन में √3 प्लस 0.10 20/√2। दिस इज योर आंसर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टोटल टॉर्क होगी। यस बच्चों, आपको टॉर्क का कंसेप्ट देखो क्लियर हुआ। टॉर्क के रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस और भी अभी करेंगे, ठीक है। टॉर्क और कपल को भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप अभी टॉर्क के लिए इतना जस्ट जितना मैंने आज आपको करवाया है उतना आप टॉर्क के लिए कर लो। ओके, थैंक यू।